सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित हमारा आज का विषय है मिशन 2024, नई समिति नई रणनीति। संदर्भ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 2.5 साल पहले अध्यक्ष बनाए गए जगत प्रकाश नड्डा ने आखिरकार पार्टी की सर्वोच्च संस्था का पुनर्गठन कर ही दिया। जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के संदर्भ में नामों का ऐलान किया। संसदीय बोर्ड के अंतर्गत जो नाम आज आए उन पे किसी को अचंभित नहीं है। अचंभा है तो उन जो नाम बाहर किए गए उनको लेकर। नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, बाहर कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जिनके नाम हो चुका है, वो शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए। कुछ नाम शामिल भी किए गए हैं जिनको राज्य में खारिज कर दिया गया, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। चाहे वो येदुरप्पा हैं, चाहे सर्बानंद सोनोवाल हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हैं, इन लोगों को पार्टी के संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। चुनाव समिति के अंतर्गत भी इसी प्रकार का कुछ फेरबदल हुआ। ये नाम तो नहीं रहे जिनमें नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। साथ ही शहनवाज हुसैन और ज्वेल ओराव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ नए नाम शामिल किए गए। समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन के माध्यम से क्या साधने की कोशिश की है। संसदीय बोर्ड के संदर्भ में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च संस्था है। पार्टी के नीतिगत निर्णय संविधान के अनुसार इस बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस किया जाता है कि यह बोर्ड भी एक औपचारिकता रह गया है। फैसले तो मूलतः दो लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी, और उनके संदर्भ में अमल में लाने के संदर्भ में कवायद करते हैं तो वो जेपी नड्डा जी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस संस्थान की अपनी अहमियत है। पिछली बार जो संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति बनी थी वो अमित शाह जब नए नवेले अध्यक्ष बने थे उस समय बनी थी, और वो बड़ी चर्चा का विषय भी रहा था। चर्चा तब इसलिए रही थी कि उन्होंने अपने संसदीय बोर्ड से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये दोनों ही अति सम्मानित नेताओं को ना तो संसदीय बोर्ड में जगह दी गई थी, ना ही उनको चुनाव समिति में रखा गया था। उसके स्थान पर एक नया समिति का गठन किया था, उसका नाम दिया गया था मार्गदर्शक मंडल। हमें याद नहीं कि इस मार्गदर्शक मंडल की कभी बैठक भी हुई थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की पार्टी के निर्णयों में सहभागिता उसी समय से खत्म हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की तो शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी रही नहीं थी कि वह कोई भूमिका निभा पाते, लेकिन अब नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। अभी अभी उपराष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए वेंकैया नायडू की राजनीति में सक्रिय भागीदारी की उम्मीदें भी आज के इस फैसले के साथ खत्म होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया आज का यह फैसला 2024 के संदर्भ में क्या संदेश देता है। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और भारतीय राजनीति के इस दिलचस्प घटनाक्रम पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि करण सवारी समेते पड़न समेदी वाग, अर्थात समय पर वही सवारी कर सकता है जो समय की लगाम पकड़े रहे। अमृता प्रीतम महान कहानीकार हुई, उन्होंने ये बात कही थी। कुल मिलाकर समय की लगाम को पकड़े रहना जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से साबित कर रही है कि उसने समय को पकड़ रखा है। समय के अनुसार जो फैसले लेने की जरूरत होती है वो फैसले लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से दिख रही है। चाहे राजनाथ सिंह के दौर में नरेंद्र मोदी को पार्टी के शीर्षस्थ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की आपत्तियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में उम्मीदवार बनाना हो, या उसके बाद के फैसले रहे हों, पार्टी फैसले लेने में हिचकिचाई नहीं। पार्टी साहसिक फैसले लेने के संदर्भ में सहमी नहीं, और इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय का रथ लगातार दौड़ रहा है। तो क्या वह रथ अब और रफ्तार से दौड़ेगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी से ही करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं आज के इस ऐलान को किस रूप में देखें। एक औपचारिकता थी, कर दिया गया, या वाकई से गंभीरता से लें? एक तो जानना ही है खेमचंद जी, और दूसरा ये जानना है अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा सुलूक
आपकी पार्टी ने क्यों किया? दोपहर तक सोच रहा हूं इसका उत्तर खोजने की, मिला नहीं। सोचा आप मिलेंगे तब जान लूंगा क्यों किया ऐसा व्यवहार या दुर्व्यवहार। मेरे से सीनियर हैं, आप राजनीतिक और मीडिया में बहुत लंबे समय से सारी चीजों को समझते हैं। हमारी जो पार्टी है वो चलायमान पार्टी है, वो एक नदी की तरह है और उसमें जो प्रवाह है वो चलता रहता है। यहाँ पे जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। कभी किसी को पार्टी में लाया जाता है, कभी किसी को गवर्नमेंट में लाया जाता है, कभी किसी को थोड़े दिन आराम दिया जाता है, दूसरे लोगों को मौका दिया जाता है। ये हमारी पार्टी की खासियत है। इस पार्टी में कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। ऊपर से नीचे तक हर एक व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो टेम्परेरी है, समय आने पे बदलती है और बदलना निश्चित है। उसी के तहत नए लोगों को मौका दिया गया है, नई जो हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड है उसका गठन किया गया है और हमारी जो नेशनल जो इलेक्शन कमेटी है उसका भी गठन किया गया है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हमारे आदरणीय नेता हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। पार्टी सबके बारे में सोचती है, सबका प्लान है, सबकी सहमति से, चर्चा से, बातचीत से हमारे यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। वैसे निर्णय लिए गए हैं, एक अच्छा निर्णय लिया गया है, भविष्य को देख के निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में सबके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी फिक्स है, सब अपना तो अपना काम खेमचंद जी करेंगे। जरा ज्ञान दीजिए ना, अच्छा निर्णय लिया गया, नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है। आप जैसा विद्वान प्रवक्ता बैठा है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, किस रूप में ये एक अच्छा निर्णय है, थोड़ा समझना चाहता हूं मैं और मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं। खेमचंद जी थोड़ा रोशनी मिले। हिमांशु जी मेरे वक्तव्य को आप आदरणीय नितिन गडकरी जी से लिंक ना करें जी। मैंने अच्छा बोला है कि समय के अनुसार जो हमारी चलायमान पार्टी है उसमें जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, नए लोगों को मौका दिया जाता है। मैंने उस पर अच्छा निर्णय बोला है, मैंने किसी व्यक्ति पे अच्छा निर्णय नहीं बोला है या बुरा निर्णय नहीं बोला है। मैं व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। वो बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में जो निर्णय भी लिया गया है वो भी शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, तो उस पर कमेंट करना मेरी पहुंच से भी बाहर है और नैतिक रूप से भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे को इस पे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारी पार्टी ने ये तय किया है, ये सबको हम नीचे से कार्यकर्ताओं से लेके ऊपर नेताओं तक ये बताया है कि इस पार्टी में जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप कार्य करते रहिए, आप कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पे राजनीति में देश की सेवा के लिए आए, समाज की सेवा के लिए आए। जो हमारी नीति है, रीति है, हमारी जो पार्टी है उसके तहत काम करने के लिए आए। तो यहाँ पे पद इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। लगातार काम करते रहिए, सेवा करते रहिए। जहाँ पार्टी को लगेगा कि आपको यूटिलाइजेशन करना है वह जरूर होगा और आपको मान सम्मान भी पार्टी जरूर आपने नितिन गडकरी पे तो टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चलिए दूसरे विषय पर टिप्पणी कर दिया, फिर मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास चलता हूं। इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मुख्यमंत्री को इस लायक नहीं समझा तो उसको संसदीय बोर्ड में जगह दी जा सकती है। थोड़ा इस पर रोशनी दें। इतना दोयम दर्जे का व्यवहार अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में किस लिए? कम से कम 10 साल पहले शिवराज सिंह चौहान को यह सम्मान मिला था, उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। आज जब उनका अनुभव पिछली बार के मुकाबले 2 गुना हो चुका है बतौर मुख्यमंत्री, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस पर भी सवाल नहीं, इस बात पर सवाल जरूर है माननीय खेमचंद शर्मा जी कि एक भी मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड या चुनाव समिति के लायक नहीं समझा गया। थोड़ा इसके संदर्भ में दृष्टि साझा कीजिए ना। आदरणीय हिमांशु जी, आप जानते हैं सीएम का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, सरकार चलानी होती है, सरकार के कार्यों में वो व्यस्त होते हैं। पहले भी आदरणीय हमारे शिवराज जी से पहले वहां भी कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था संसदीय बोर्ड में। आदरणीय शिवराज जी को रखा, मोदी जी को रखा, वो अलग बात है, लेकिन पहले भी नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसा रहा नहीं कि हमेशा से मुख्यमंत्रियों का रहना संसदीय बोर्ड में जरूरी है। मुख्यमंत्रियों की अपनी व्यवस्था है, अपने टारगेट हैं और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वहां पे उनका फोकस है। तो पार्टी ने क्या सोचा है वो तो शीर्ष नेतृत्व बता सकता है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि जो भी फोकस है जहाँ पे समय लगाना चाहिए, इसीलिए उनपे जो जिम्मेदारियां हैं, शायद हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारियां तुरंत इस समय कहाँ पे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान किया गया है। और इससे किसी का उलझ गए हैं, एक ऐसे विषय पर वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हो गए हैं जिसमें उठाए गए सवालों के संदर्भ में उन्हें लग रहा है कि मैं शायद इनका जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए वो दाएं बाएं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी है, भाजपा का तजुर्बा प्राप्त है और इन सवालों के संदर्भ में बड़ा स्वागत की दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं सीधे चौधरी साहब आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या बूझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के संदर्भ में आज के इन फैसलों को?
आपने अपनी पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए ही डॉक्टर साहब ये कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें 2 लोग निर्णय लेते हैं जी और उस पर अमली जामा पहनाते हैं श्रीमान देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। जी मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बड़े बाबू है जी और बड़े बाबू को जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। जी निर्णय लेने का काम गुजरात के 2 महादिग्गजों पर है जो जिस प्रदेश में चाहते हैं उत्तर भारतीयों को, जी और उनको कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जी चाहे राजनारायण सिंह जी हों चाहे नितिन गडकरी जी, जी इन दोनों के वक्तव्यों को हमने पिछले 15 दिन पहले सुना है जी और ये एक तरह से ये लगा था कि ये कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। जी और राजनाथ सिंह जी को भी हमने सुना और नितिन गडकरी जी को। जी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की दक्षिणपंथी विचारधारा के तहत एक कठोर निर्णय ले कौन रहा है? जी अगर बैठ के कार्य समिति निर्णय करे, अगर बैठ के प्रदेश अध्यक्षों को बुला के निर्णय किए जाए, तब ये माना जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य समिति निर्णय कर रही है कि संसदीय दल में कौन कौन रहेगा। जी ये जो निर्णय हो रहा है वो कहीं ना कहीं निरंकुशता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करूं, पहले आपने बनाई क्यों, आदरणीय शिवराज सिंह जी को अभी बीजेपी के माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को और भी काम होते हैं। तो ये 10 साल तक इतने बहुमूल्य काम करने वाले व्यक्ति को इतने अहम पद पर आपने क्यों रखा? जी या वो भूल थी, या आपने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को संसदीय बोर्ड से हटा के आपने ये मैसेज दिया है कि अब आप बढ़ता हुआ चेहरा है शिवराज सिंह जी, और ये मालूम है सबको कि अगले बार आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और आप दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, तो क्यों नहीं आपके यहीं पर कतल दिए जाए, यही आपको सांचे में वापस डाल दिया जाए, कद छोटा कर दिया जाए। नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति जो इतना क्रियाशील है, जिसकी वक्तव्य सुनने पर कार्यशैली पर प्रसन्नता होती है, हिमांशु जी, जी ये एक व्यक्ति ऐसा है जो क्रिएटिव वर्क कर रहा है देश के लिए, जी उस व्यक्ति को संसदीय बोर्ड से हटाकर ये धारण कर दिया है कि यहाँ पे सब वो लोग आएंगे जिनकी जबान नहीं होगी, जो बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ सील लगाएंगे, सिर्फ यस करेंगे। जी जो लोग बोलेगा भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई स्थान नहीं। तो एक ऐसे कार्यकर्ता का जो अपने विद्यार्थी परिषद के जीवन से लेके और आज तक मुख्यमंत्री रहा, जी आरएसएस में रहा, उस व्यक्ति को इतने तरीके से दरबदर कर देना, इतने बेआबरू होकर घर से निकाल देना संसदीय बोर्ड से, राष्ट्रीय राजनीति से, तो चाहे गडकरी जी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो और चाहे माननीय शिवराज सिंह जी हो। शिवराज सिंह जी को हटाना तो मुझे व्यक्तिगत भी थोड़ा अपने आप को क्षति लगती है कि इतना काबिल आदमी जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, जी जो इतने लगातार वर्षों तक रिकॉर्ड बनाया मुख्यमंत्री बनने का, जी और उसको हटाकर कहीं ना कहीं अपने अवरोधों को खत्म करने की कोशिश ये राष्ट्रीय नेता तो राघव चौधरी जी भारतीय बहुत जनता दुखी पार्टी हैं, बहुत आहत हैं, बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को कैसे संसदीय बोर्ड से हटा दिया? चौधरी राकेश जी, आपकी तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं हम लोग कार्यक्रम में, आप कितनी पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं दोपहर बाद से, इसे महसूस कर रहे हैं हम, बाकी भी कर रहे होंगे, पर थोड़ा टिप्पणी इससे इतर भी चले जाते हैं अपन। कुछ लोगों को शामिल किया गया है, इस समझबूझ पर भी कोई टिप्पणी करेंगे क्या आप? इसमें बीएस येदियुरप्पा को शामिल किया गया संसदीय बोर्ड में, पहली बार उन्हें जगह मिली है। इसमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले के लक्ष्मण जी को भी जगह मिली है, जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इकबाल सिंह लालपुरा, जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी जगह दी गई है। और साथ साथ सर्वानंद सोनेवाल को भी जगह दी गई है, जो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखते हैं। पहली बार नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति को संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, येदियुरप्पा की अहमियत को कहीं ना कहीं मान्यता दी गई है और उनको जगह मिली है। तेलंगाना में नई उम्मीद के साथ भाजपा है, तो इसलिए वहां से लक्ष्मण जी को जगह दी गई है। क्या कहते हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि भाजपा आज भी अपना हर काम सोचकर, समझकर और भविष्य को ध्यान में रखकर करती है? सराहना नहीं करेंगे भाजपा की समझ की? मैं बहुत सराहना करता हूं माननीय अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जी, कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश से भी लिए वो भी दंतहीन लिए। जी, कि दंतहीन सत्यनारायण सत्तन जी की उम्र हो चुकी है, जी। बेचारे इंदौर से कहीं बाहर नहीं जाते हैं, कभी बंधु हैं। अब सत्यनारायण आपने जटिया है, 10 सत्तर नहीं है, मैं संशोधित करना चाहूंगा। सॉरी जटिया जी भी, मैं जी। बिल्कुल उज्जैन की भी बात कर रहा हूँ।
जी। सत्यनारायण जटिया जी भी पूरे तरीके से अपने वनवास काल से गुजर रहे हैं। जी अब उनको चाहिए ऐसे दंतहीन नेता जी जो आके वहां बात ना कर सकें। जी अब सोनोवाल जी को अगर आप लो, जब से शर्मा जी वहां बनाए हैं और सोनोवाल जी को एडजस्ट करने के हिसाब से ले लिया है। अब येदुरप्पा साहब राजनीति से बिल्कुल घर बिठा दिए गए हैं, तो आपने ऐसे लोगों को ले लिया है। एक भी चेहरा ऐसा नहीं लिया है जो मुखर होकर संसदीय दल में जिंदा होने का सबूत पेश करे। तो चौधरी राकेश सिंह जी का अपने कहना है, विचार सारे दंतहीन लोगों को जगह देकर कुल मिलाकर औपचारिकता पूरी कर दी गई है। इस औपचारिकता पर टिप्पणी के लिए मेरे पास दो सुधी पत्रकार हैं, एक प्रेम कुमार जी और एक रमेश शर्मा जी। मैं पहले रमेश शर्मा जी के पास ही जाना चाहूंगा और रमेश शर्मा जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। क्या रमेश जी आप नहीं मानते हैं कि संसदीय बोर्ड, जिसे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने सबसे बड़ी नियम निकाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर बनाया था, अब वह एक औपचारिक संस्था मात्र बनकर रह गई है? और आज जो नाम उसमें शामिल किए गए उसके बाद तो स्पष्ट ही है कि आप कुल मिलाकर एक औपचारिकता है दो लोगों के फैसलों पर मोहर लगाने के संदर्भ में, या कोई और दृष्टि से आप देख रहे हैं इस गठन को? देखिए, मैं इसको कुछ और दृष्टि से देख रहा हूँ जी भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले लगभग 10 वर्षों से अपने संगठन में नए प्रयोग कर रही है। जी और ये प्रयोग उनका जो आरंभ हुआ था वो 2014 के लोकसभा चुनाव से, उनका उससे पहले भी अगर आप देखें तो उन्होंने प्रचार समिति का जो पुनर्गठन किया, जी उसके बाद दिल्ली नगर निगम के बोर्ड टिप्पों को लेकर के उन्होंने पुनर्गठन किया। ठीक उसी प्रकार ये जो संसदीय बोर्ड का गठन है, ये भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, मुझे जो लग रहा है, किसी न किसी एक रणनीति का एक हिस्सा है। जी उन्होंने योजना पूर्वक सारे मुख्यमंत्रियों को उससे बाहर करा। मध्य प्रदेश से जो नाम जोड़ा है उन्होंने सत्यनारायण जटिया का, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश संगठन में मुख्यमंत्री उनका ओबीसी से है, उनका राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष जो है वो सामान्य वर्ग का है, और उन्होंने अनुसूचित जाति का व्यक्ति संसदीय बोर्ड में लेकर के इसको एक संतुलित किया है। और हमको अब ये एक इंतजार करना चाहिए, कहीं ना कहीं बदवासी आदिवासी वर्ग का व्यक्ति भी, अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का वर्ग भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडजस्ट होगा। तो ये एक उनकी रणनीति है। दूसरा, वो प्रांतीय स्तर पर भी एक कमेटियां बना रहे हैं, और प्रांतीय स्तर पर कमेटी में जो उनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री होंगे, वो जैसे मध्य प्रदेश में ही अभी बहुत जल्दी 2 दिन की वो कार्यशाला रखेंगे पचमढ़ी में, आज भी इसको लेकर के बैठक हुई है। तो मुझे जो लग रहा है कि प्रांत के फैसले वो प्रांत में लेंगे, वो प्रांतीय स्तर पर भी कुछ न कुछ बोर्ड बनेगा, ये मेरा अनुमान है। प्रांतीय स्तर पर बोर्ड बनेगा, और ये जो प्रांतीय स्तर के बोर्ड की अनुशंसा होगी, ये फिर केंद्रीय संसदीय दल में जाएगा। अगर ध्यान होगा, हिमांशु जी, आपको जरूर ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर अभी आ रही है, ये रणनीति एक समय उनकी जनसंघ के समय रही है। तो जब तक दीनदयाल जी थे तब तक जनसंघ के समय रही है, लेकिन आपातकाल के बाद से ये रणनीति अलग प्रकार की हो गई। तो कुल मिलाकर के ये उस पैटर्न पर आ रहे हैं। तो इनका कहीं ना कहीं सारे क्षेत्र लोगों को, सारे मुख्यमंत्रियों को वो फ्री हैंड देना चाहते हैं, क्योंकि अगला जो चुनाव है, मुझे जो लग रहा है, जो हम लोगों का आकलन है कि अगला चुनाव बहुत कठिन चुनाव होगा, और अगला चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि बहुत तीखा, पैना और धारदार चुनाव होगा। आरोपों की दृष्टि से भी होगा और एक वोट की दृष्टि से भी होगा। मध्य प्रदेश में हिमांशु जी अगर आप देखें 2018 का चुनाव, तो दोनों पार्टियों को लगभग बराबर वोट मिले हैं। यद्यपि कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 30-40 हजार वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक विधानसभा की सीट कम लड़ी थी, उन्होंने किसी और को समर्थन दिया था। अगर उसका हम जोड़ें तो दोनों का लगभग बराबर होता है। अगर 2018 में बराबर था तो मान करके चलिए कि अगला चुनाव बहुत कांटे का होगा। और ये पूरे देश भर की स्थिति बन रही है। जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने उस अनुरूप अपनी रणनीति बनाई और सारे मुख्यमंत्रियों को फ्री किया है, ताकि वो अपने मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा रमेश शर्मा जी, ये शिवराज सिंह चौहान को हटाने को सारे मुख्यमंत्रियों को फ्री किया है, और कोई मुख्यमंत्री था क्या? केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में थे, उनको भी निकाल बाहर किया। शिवराज सिंह चौहान को जब शामिल किया था उस समय पे डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे, उनके समकक्ष समान वरिष्ठता के लोग मौजूद थे, लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला था। क्या आप नहीं मानते हैं कि आज के इस फैसले ने शिवराज सिंह चौहान को कमजोर जाहिर किया है? एक इस पर आपसे टिप्पणी चाहिए। नितिन गडकरी, एक मुखर आवाज, एक बुलंद आवाज, असहमति का स्वर, क्या उसको आज खामोश नहीं कर दिया गया है? इस पर रमेश जी आपसे टिप्पणी चाहिए। इन दोनों विषयों के संदर्भ में कुछ कहेंगे?
ना, मेरी दृष्टि से नितिन गडकरी को भी अब जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत नए तरीके से होना है और अगर महाराष्ट्र में सीटों की संख्या बढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में नितिन गडकरी चेहरा जरूर था, फडणवीस का चेहरा था देवेंद्र का, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति नितिन गडकरी की रही है। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की ताजा स्थिति को देख करके उन्होंने नितिन गडकरी को बाहर, मतलब महाराष्ट्र का काम सौंपा और बाहर किया उन्होंने संसदीय बोर्ड से। और मध्य प्रदेश की जो स्थिति, मैं रमेश जी थोड़ा अचरज में हूं आपकी इस दलील से। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर करके महाराष्ट्र में सक्रिय करने की बात की, और जिस शख्स ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, उन्हें नितिन गडकरी की जगह संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। क्या आपका आकलन है कि अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका नहीं रहेगी, अब भूमिका में नितिन गडकरी रहेंगे? वाकई? हाँ, मेरी दृष्टि से चुनाव की कमान अब नितिन गडकरी के पास होगी, जिस आज की घटनाक्रम से मेरा अनुमान ये। रमेश जी इस आकलन के साथ में, प्रेम कुमार जी मेरे साथ में है, रमेश जी के आकलन के साथ खड़े क्या प्रेम कुमार जी? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है और साथ ही दिलचस्पी ये जानने में भी है कि क्या ये आज का ऐलान संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का एक और संदेश नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के संदर्भ में मुस्लिम विहीन हो रखी है। राज्यसभा से मुख्तार अब्बास नकवी की विदाई के साथ ही भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा से भी मुस्लिम विहीन हो चुकी है। और आज केंद्रीय चुनाव समिति से शहनवाज हुसैन की विदाई के साथ अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्वोच्च निकाय संस्था से भी मुसलमानों को बाहर कर चुकी है। क्या स्पष्ट संदेश 80 बनाम 20? इस पर भी प्रेम कुमार जी आपकी टिप्पणी। जी डॉक्टर हिमांशु जी, ये तो हालांकि एक पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, लेकिन उसका विश्लेषण भी होता है कि उसके परिणाम क्या हैं, क्या समझ करके फैसले लिए गए हैं जी। तो दो तीन बातें जो हैं जो दिखती हैं जी। जैसे एक तो मैं येदियुरप्पा जी का नाम देता हूं, जो कि जिनको इस वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था कि उनकी वो मार्गदर्शक वाली श्रेणी में आ गए थे, 70 से अधिक उम्र उनकी हो चली थी जी। और दूसरा एक और 70 से अधिक उम्र वाले सत्यनारायण जटिया जी को भी शामिल किया गया है जी। तो ये दोनों चौंकाने वाले फैसले हैं। बीजेपी के खुद के जो नॉर्म्स बने हुए हैं और उसके हिसाब से ये नहीं है, चाहे केंद्रीय प्रचार समिति की, चुनाव प्रचार समिति की बात हो या बोर्ड, संसदीय बोर्ड की बात जी। फिर दूसरा महत्वपूर्ण नितिन गडकरी जी का फैसला इसलिए है, नितिन गडकरी जी को बाहर करने का। उनकी उम्र तो 65 साल ही है और उनमें पूरी संभावना देखी जाती है एक सक्सेसफुल मिनिस्टर के रूप में और स्वतंत्र आवाज के रूप में। पार्टी को समय समय पर कुछ न कुछ वो मार्गदर्शन देने की कोशिश भी करते हैं। तो उस आवाज को संसदीय बोर्ड में से अलग करना एक चौंकाने वाला फैसला है और ये क्वेश्चनेबल है और पार्टी के भीतर भी हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन उठे। और इसके अलावा हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी का जो एक्सक्लूजन है, ये भी बहुत बड़ा फैसला है। अगर मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान जी की जगह पे उत्तर प्रदेश के सीएम को ही ले आया जाता, तब भी एक माना जाता है कि चलिए एक मुख्यमंत्री का रिप्रेजेंटेशन था, उनकी जगह एक और को लाया गया। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि संख्या जो है इसको बढ़ाई नहीं जा सकती। संख्या आप 15 से 17 भी कर सकते थे, उसको 21 भी कर सकते थे, ऑल इंक्लूसिव बना सकते थे। एक तो ये उसके बाद है कि जातिगत आधार पर जो पुष्ट करना अपने नेतृत्व को, ये दिखता जरूर है, लेकिन जातिगत आधार पर जो चेहरे लाए गए हैं, क्या वो मुखर चेहरे हैं, क्या वो वास्तव में पार्टी का मार्ग जो नियम बनते हैं, जो निर्देश बनते हैं, उसमें उनकी प्रभावकारी भूमिका रहने वाली है? तो उसमें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मुखर आवाज को रखा नहीं गया है। और फिर है कि ये सारे फैसले ले कौन रहा है, कौन ये है जहां से ये फैसले हो रहे हैं? क्या नितिन गडकरी जी उस फैसले में शामिल नहीं है? नितिन गडकरी जी हैं और राजनाथ सिंह जी भी हैं। राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी, आप राजनाथ सिंह जी को थोड़ा सा और अनुभवी मान सकते हैं और उनसे पहले से वो बने हुए थे, आज मंत्री भी हैं, तो दोनों समकक्ष भी मान सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी बने हुए और नितिन गडकरी जी बाहर हो जाएं, तो इसका एक मतलब क्या वजह हो सकती है? तो इसका जो एनालिसिस यही बनता है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने लगातार ऐसी बातें बोली हैं
जिससे कि थोड़ा सा असंतोष झलकता है। क्या शिवराज सिंह चौहान जी को ही जब मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा रही थी, कैबिनेट बनाने में उनको बहुत वक्त लगा था, वो तो कोरोना था जिस वजह से ये माना गया कि वो कंटिन्यू कर गए और फिर ऐसी परिस्थितियां बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सब लोग आए और उनकी लॉन्गिविटी बनी। लेकिन बहुत अनबने ढंग से शिवराज जी को लाया गया था। अब वो शिवराज सिंह चौहान जी को के पर कतरने जैसा है कि उनको इस केंद्रीय जो मार्गदर्शन, ये क्या नाम है, संसदीय बोर्ड, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति है, इनसे बाहर किया जाना ये एक बहुत चौंकाने वाला फैसला है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हम कहते हैं कि पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र है, कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से इस तरह के मोटिव्स तो पूरे नहीं होते। लोकतांत्रिक तरीके से सब किया जाए, लेकिन कद्दावर और मुखर जो है उनको बाहर किया जाए, ये डेमोक्रेटिक वे नहीं हो सकता। तो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस से थोड़ा उलट सिचुएशन है। कांग्रेस में थोड़ी इतनी ज्यादा है कि कोई कंट्रोल में नहीं है, चाहे आपने हिमाचल का उदाहरण दिया या जम्मू कश्मीर का दिया, और बीजेपी में इतना ज्यादा कंट्रोल है कि कोई आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। प्रवक्ता हमारे खेमचंद जी बैठे हैं, वो भी अपनी व्यवस्था और जो सीमा है वो बता रहे हैं, बहुत जायज है। वो इस स्तर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जब बीजेपी के बड़े नेताओं के मुंह में मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है, तो खेमचंद जी कैसे बोलेंगे? खेमचंद जी कैसे बोलेंगे? लेकिन आपने तमाम विषयों पर बात कही, पर मैंने जानना चाहा था आपसे प्रेम कुमार जी, शाहनवाज हुसैन की चुनाव समिति से रवानगी के बाद अब मुस्लिम समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर पर नहीं रह गया, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दरअसल आपने जो ये बात रखी है उसमें आंसर है, इसके आगे अब कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। बीजेपी ने लगातार जिस तरीके से खुल करके मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देने का संकल्प ले रखा है, तो उस हिसाब से उसी नीति पर वो अमल कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि हमारी लोक कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत मुसलमानों को भी मिलता है और गैर मुसलमानों को भी मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, कितना बढ़िया लगता है ना सुनने में खेमचंद जी, पर फैसलों में दिखता नहीं, ऐसा लग जाता है। इस पर कोई टिप्पणी करने के संदर्भ में अपने आप को उपयुक्त व्यक्ति मान रहे हैं आपके नहीं, या इसमें के लिए भी आप कहेंगे यहाँ पर कि मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं? आप बड़े हैं मासूद जी, आपको कटाक्ष कर सकते हैं, आपका अधिकार है जी, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है जी, ये प्रैक्टिकल में है। अगर करोड़ों की संख्या में घर बनाए जाते हैं तो सबको दिए जाते हैं। मुस्लिम मुद्दे पर रही है खेमचंद जी, अब इधर उधर से मतलब भीड़ में मत खींचिए। हमने सीधे तौर पर जानना चाहा, लोकसभा में कोई उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी की टिकट काट देने के बाद और केंद्रीय मंत्रिमंडल से रवानगी के बाद ना अब मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा है केंद्रीय, और ना ही अब लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई मुस्लिम चेहरा है। और एक शाहनवाज हुसैन के रूप में अदद चेहरा केंद्रीय चुनाव समिति में था, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक जायज तौर पर उठता हुआ सवाल है, इसके उत्तर में आपके पास कहने के लिए कुछ है? आपको लगता है कि ये बात है जो देश के सम्मुख आनी चाहिए? आपके नजरिए के संदर्भ में, आपकी पार्टी के नीतिगत फैसले के संदर्भ में, आपकी पार्टी के द्वारा लिए गए तथाकथित साहसिक फैसले के संदर्भ में कुछ तो कहिए ना। ये घर वर, ये नौकरी वोकरी, ये वजीफा, इस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। पार्टी में हिस्सेदारी को लेकर बात कर रहे हैं, पार्टी में सम्मान और स्थान को लेकर बात कर रहे हैं। खेमचंद जी, हिमांशु जी, आप सवाल करते रहेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, और आपसे अनुरोध है कि मेरे को बोलने दें। जी, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूँ। आप अपने चैनल का आपने सवाल कर लिया, मेरे को पार्टी की बात रखने दें। जी, आपने कटाक्ष किया था, क्या कहने के लिए या वास्तव में? हम वास्तव में सबका विकास कर रहे हैं, हमारी हर योजना में सबको लाभ मिल रहा है, रियलिटी में मिल रहा है, इसीलिए हमें वोट भी मिलती है, इसलिए हमें समर्थन भी मिलता है। रही बात आप माइनॉरिटी की करिए ना, आप क्यों मुसलमान की करते? क्या माइनॉरिटी मुसलमान आता है? क्या सिख नहीं आते? क्या दूसरे लोग नहीं आते? क्यों आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को कंटिन्यू कराना चाहते हैं? क्यों आप उस पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो कांग्रेस ने जिस पॉलिटिक्स पे चल के देश का भट्टा बैठा दिया? हम क्यों किसी पर्टिकुलर धर्म को नाम लें? हम सबके लिए काम करते हैं, और जो उचित व्यक्ति आएगा उचित समय में सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज के हमने माइनॉरिटी
जो हमारा सेक्शन है, क्या उनको हमने संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी है? एक लायक बंदे को दी है। इकबाल सिंह लालपुरा ऑफिसर रहे, सीनियर ऑफिसर रहे, नेशनलिस्ट हैं, बड़ा काम किया है और उन्होंने वो काम किया है जो सराहनीय कार्य है और हम सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है, क्या ये सम्मान की बात नहीं है? क्या ये माइनॉरिटी सेक्शन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है? और इनका स्वागत किया जा रहा है, हर जगह स्वागत किया जा रहा है। एक लायक व्यक्ति को मेरिट पे हमने संसदीय बोर्ड में रखा। दूसरा, संसदीय बोर्ड में किसी मुख्यमंत्री, देखिए वो एक चुनाव समिति है और एक संसदीय बोर्ड है। तो चुनाव समिति में फडणवीस जी को रखा है, संसदीय बोर्ड में नहीं लिया है। संसदीय बोर्ड एक अलग है। तो संसदीय बोर्ड सीएम फ्री है, जैसा हम बात कर रहे थे। अब वो पार्टी की स्ट्रेटजी भी हो सकती है, पार्टी का प्लान भी हो सकता है। पार्टी बड़े स्तर पे सोचती है, क्योंकि आने वाले समय में अभी राज्यों के भी इलेक्शन है, फिर लोकसभा के भी इलेक्शन है। तो पार्टी अपने हिसाब से प्लानिंग करती है, विचार करती है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता को पार्टी अपने हिसाब से उपयोग करती है और उसको मान सम्मान देती है। और हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भी पद के लिए या किसी मंत्री या संतरी बनने के लिए नहीं आता। आदरणीय शिवराज जी ने बहुत योगदान दिया है, पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, लेकिन ये नहीं है कि वो ये बोले कि अब मेरे को संसदीय बोर्ड से हटा दिया तो मेरा अपमान हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोगों को सीएम पद से हटाया है, वो हैप्पीली आज भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते। कई कार्यकर्ता जो घर पे बैठे थे उनको भी संसदीय बोर्ड में लाया गया है। तो हमारी पार्टी उचित समय पे जिस व्यक्ति का उपयोग होना चाहिए, जिस शस्त्र का उपयोग होना चाहिए आने वाले युद्ध में, उसका उपयोग कर रही है। और हमारी पार्टी में परिवार की तरह सब लोग रहते हैं और मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये तो जिम्मेदारी है, समय के अनुसार जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टी के लिए सतत रूप से हर एक कार्यकर्ता अपनी कमिटमेंट के हिसाब से काम करता है। और हमारी पार्टी किसी धर्म में पिछली, फिर रिपीट कर दूं और ऑन द रिकॉर्ड ऑफिशियली रिपीट करो, हमारी पार्टी ने ये बिल्कुल डिसाइड नहीं किया है कि हम मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। हमने दिया है, देते रहेंगे, राज्यों में है भी और हम केंद्र में भी देंगे। उचित समय में उचित व्यक्ति को देंगे। हम माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हम धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दें, ये हमारी परिपाटी नहीं है, ये हमारी रीति नीति नहीं है। हमारी रीति नीति है हर सेक्शन को प्रतिनिधित्व मिले, हर व्यक्ति को मिले, हर जेंडर को मिले, हर समाज के लोगों को मिले। उसी के तहत अभी आपने देखा महामहिम जो हमारी हैं वो ट्राइब समाज से आती हैं, उनको सम्मान दिया गया। एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर हम काम करें, वो हमारी रीति नीति नहीं है। अगर कोई आरोप लगाए तो लगाता रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नीति है, हम मेरिट के हिसाब से काम करते हैं। माइनॉरिटी सेक्शन जिसमें कई माइनॉरिटी आते हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है। अब आप रिपीट करें खेमचंद जी, तो मुझे लगता है कि मुझे आप प्रति प्रश्न कर लेना चाहिए। पर्याप्त समय दे दिया मैंने, अब आप लगातार पुरानी बातों को ही रिपीट कर रहे हो, तो नई बात कर लेते हैं। सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, मुसलमानों के संदर्भ में क्यों आप बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों में बात कीजिए, दिया है। सवाल है, आदिवासियों को क्यों बुला दिया आपने? संसदीय बोर्ड में किसी आदिवासी को जगह नहीं मिली खेमचंद जी। और तो और छोड़िए, चुनाव समिति में पहले वरिष्ठ नेता जुएल ओराव हुआ करते थे, उन्हें निकाल बाहर किया। मैं ढूंढ रहा हूं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स की पार्टी के नीति निर्धारण में कोई भूमिका रहेगी। बाहर कर दिया, क्यों किया ऐसा? 11 लोग के हिसाब से जो मेरिट में उनको सम्मान दिया गया है। और आदिवासी समाज को हमारे देश का सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च ऑफिस, सर्वोच्च पावर दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? हर रीति नीति में, हर फैसले में उनकी मोहर होगी और उनकी बिना मोहर के कोई काम नहीं होगा। सरकार जो भी फैसला लेगी वो हम अभी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, आप सरकार के फैसले पे आ गए खेमचंद जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में अब आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी या भागीदारी की कोई जरूरत नहीं रह गई कि जो आपने संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में कोई स्थान नहीं दिया? एक मासूम सा सवाल है। तो क्या आपका कहने का आशय है कि अब द्रौपदी मुर्मू जी जो देश की सम्मानीय राष्ट्रपति हैं, वो वहां से पार्टी के फैसलों में भी हिस्सेदारी करेगी? इस विश्वास के साथ आदिवासी समुदाय संतुष्ट रहे, या आपको लगता है हाँ ये एक चूक है और शायद पार्टी का नेतृत्व इस पर ध्यान देगा? नहीं, हमारी पार्टी सत्ता में है और जब पार्टी जब सत्ता में होती है तो सरकार और ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां मिक्स होती हैं। आप ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ पे मंत्री हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइब समाज से मंत्री हैं और हमने ट्राइब समाज को सर्वोच्च ऑफिस में पहुंचाया है। अब हर यूनिट में, हर समिति में जगह मिले वो तो जरूरी नहीं है। उस समिति में लिमिटेड नंबर है, 11-12 नंबर है, तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ये साफ सुथरा तो कुल मिला के 11 संसदीय बोर्ड, 15 सदस्यीय चुनाव समिति, कुल जमा 26 जगह होती हैं।
उन 26 में किसी एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को जगह मिले ही कैसे संभव है? खेमचंद जी का ये दलील है। चौधरी राकेश सिंह जी मेरे साथ में हैं। इस दलील के संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे चौधरी राकेश सिंह जी आप? एक बात तो वो स्वयं ही कबूल कर रहे हैं जी कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी में कोई काम नहीं। जी तो ये भी भारतवासियों के 135 करोड़ लोगों के लिए समझने की बात है कि कितना बड़ा जुमला है ये जी धर्म के नाम पे कोई वहां नहीं करते काम भारतीय जनता पार्टी। जी मैं समझता हूं उनका मुख्य आधार ही, मुख्य स्तंभ ही, मुख्य धुरी ही उनका धर्म को लेकर चलना है, जी जिससे देश आज इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। आपने जो बात आदिवासी की कही, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत होता हूं जी कि चाहे उड़ीसा में रहने वाले आदिवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी हो, लगातार हमेशा, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं जी कि एक तरफ तो माननीय अमित शाह जी ये कहते हैं कि इतने प्रतिशत आदिवासी हैं देश में जी और उनको संगठन में कोई स्थान न देके, मैं समझता हूं उनको इस काबिल नहीं समझा आदिवासियों को कि वो राजनीतिक निर्णय में कोई हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में या चुनाव समिति में कर पाए, टिकट बांटने में कर पाए। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को इस योग्य नहीं समझा है, मेरा ये मानना। तो ये मानना है, लेकिन मैं आपसे एक बयान साझा करना चाहता हूं चौधरी राकेश सिंह जी, और इसके संदर्भ में आपसे टिप्पणी चाहिए। संसदीय बोर्ड के अब तक सदस्य रहे लगभग 9 साल तक शिवराज सिंह चौहान। इस नए गठन पर उनकी प्रतिक्रिया है, वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने संसदीय बोर्ड की जो टीम बनाई है वो बहुत योग्य, समर्पित और विजनरी है और कई श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को नई टीम को भी सम्मिलित किया गया है। मैं संसदीय बोर्ड की इस नई टीम के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो ये देखिए चौधरी राकेश सिंह जी, ये है अनुशासन, ये है पार्टी के प्रति समर्पण। शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है, पर जो गठन हुआ उसका वह स्वागत कर रहे हैं। जो सदस्य शामिल किए गए उनकी योग्यता को सराह रहे हैं, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद, क्या नहीं किया पार्टी ने उनके लिए। कल उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, उनके सिपह सालार को अध्यक्ष बनाया, उम्र 75 के करीब पहुंच रहे, फिर भी रूठ गए। 2 घंटे में अपना इस्तीफा पकड़ा दिए, पार्टी की इज्जत का जुलूस निकाल के निकल दिए। क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकई आपकी पार्टी को भाजपा से सीखने की जरूरत है, इस संस्कार को जीने की जरूरत है जिसके तहत त्याग की पराकाष्ठा है। शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर आप बहुत दुखी थे, अभी थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थे, उत्पीड़ित थे, उनकी प्रतिक्रिया देखी और एक अपनी पार्टी की, कुछ सीखने का मन करता है चौधरी राकेश सिंह जी? बेशक मन करता है। तो अंदरूनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ जी कि उनकी बातों से एक बात ये झलकी शिवराज सिंह जी की जी कि अब योग्य व्यक्ति लिए गए जी और तो जो अयोग्य थे, जिनके कर्तव्य क्षमता नहीं थी, उनको बाहर किया गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी आपने कांग्रेस की बात की है, मैं इस बात का पक्षधर हूं, चाहे कोई भी उम्रदराज नेता हो, हमें नई जनरेशन को आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जी नए फ्रंट पे आपको नए लोगों को लाना ही पड़ेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति नाराज होता है, कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस को इस पर कोई नहीं। नए लोगों को जम्मू कश्मीर में नए उम्र के व्यक्ति को देश अध्यक्ष बनाया है, तो इसका स्वागत करता विषय से तो हम अगर भ्रमित कोई हो रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूं चौधरी राकेश सिंह जी, एक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में फैसले को देखिए, तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया, तमाम नए लोगों को शामिल किया गया। कई लोग जिनके संदर्भ में उम्मीद थी कि इन्हें तो लिया ही जाएगा, उन्हें नहीं लिया गया, तो भी कहीं से कोई आवाज नहीं है। सब एक सुर में फैसले को सराह रहे हैं, शिरोधार्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी पार्टी की इज्जत का सरेआम जुलूस निकाल रहे हैं। क्या शर्मिंदगी नहीं होती आपको अपनी पार्टी के नेताओं के आचरण को लेकर? पीड़ा नहीं होती? क्या भारतीय जनता पार्टी से ये बात सीखने का मन नहीं करता? यह मेरा सवाल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में सीखने की आवश्यकता नहीं जी उनके अनुशासन के नाम पे इतनी ज्यादा कठोरता है जी कि व्यक्ति की जबान और उसकी जिज्ञासा भी बंद कर दी जाती, जी उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता। उनके पीछे खड़े हुए लोग उनके ऊपर लगाम पकड़े हुए। जी लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूं कि आदरणीय
अपने गुलाम नबी आजाद साहब को इस्तीफा देना चाहिए। जी। ये भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आपको खूब पर्याप्त समय दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे जीवन भर आपको राज्यसभा में रखा, एक बार आप लोकसभा भी रहे, और अगर आपके ही व्यक्ति को वहां पे कोई बना दिया गया है तो आपको पेशेंस। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक दृष्टि से चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब हम तुलना करेंगे तो कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा उज्जवल है वनस्पति भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पंथियों को देख। कांग्रेस में इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी आकर्षण के केंद्र में भाजपा ही है। कल तक हिमाचल कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे वो आज भाजपा के सदस्य हो गए। इतना लोकतंत्र है, ऐसा कांग्रेस में हो सकता है। लेकिन मैं अपनी चर्चा को भाजपा पे केंद्रित रखता हूं। वापस मैं आना चाहता हूं रमेश शर्मा जी के पास। और रमेश जी, आपसे जानना चाहता हूं थोड़ा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्या आप नहीं मानते हैं कि आज के इस फैसले ने शिवराज सिंह चौहान के लिए थोड़ी तकलीफ पैदा कर दी है? क्या आप नहीं मानते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया है? पार्टी के एक नेता के कद को कहीं ना कहीं आज छांट दिया गया है, क्या कहते हैं? नहीं, मेरी दृष्टि में मेरे आकलन में ये बात नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि भाजपा की अगर आप वर्किंग देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये निर्णय लेने से पहले भाजपा हाईकमान ने शिवराज जी से बात की होगी और शिवराज जी ने नाम सजेस्ट किया होगा अपना उज्जैन वाले सत्यनारायण जी जटिया का। तो मैं समझता हूँ इसमें कद उनके शिवराज के कद कम होने की इसमें मुझे बिल्कुल संभावना नहीं दिख रही। ये पार्टी की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो अगले चुनाव में जाना चाहते हैं। रमेश जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी राय ली गई होगी, उन्होंने सत्यनारायण जटिया का नाम दिया होगा। अगर वाकई साख बचानी थी, इज्जत बचानी थी, प्रतिष्ठा बचानी थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने फिर से पहले ही सार्वजनिक बयान दे दिया होता कि अब मैं संसदीय बोर्ड में नहीं रहना चाहता। शायद ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण होता, चाहे ज्यादा गरिमापूर्ण होता। और दूसरा, आपसे यह भी जानना लेना चाहता हूं, सक्रियता के इस दौर में, नई पीढ़ी को मौका देने की इस होड़ में 77 वर्षीय सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में लिया जाना, अगर चौधरी राकेश सिंह दंतविहीन शख्स की मौजूदगी करार दे रहे हैं तो गलत क्या है? देखिए, ये तो वो जाने, लेकिन हिमांशु जी मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पत्रकारिता में भगवान जी की कृपा से लगभग 45 वर्षों से मेरा जो आकलन रहा है वो दाएं बाएं नहीं हुआ। केवल 2 बार मेरा आकलन गलत निकला था। एक बार 1984 का निकला था गलत और दूसरा केजरीवाल जी की सरकार का गलत निकला। लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवान जी की कृपा से और मेरे पिताजी की तब से मैंने जितने आकलन किए हैं वो सारे के सारे सटीक निकले हैं, उसमें एक भी गलत नहीं निकला। तो यहाँ भी मेरा आकलन जो है, क्योंकि मैंने भाजपा की रीति नीति को भी बहुत करीब से देखा है और कांग्रेस की रीति नीति को भी बहुत करीब से देखा है, तो मेरे आकलन के हिसाब से ये पार्टी की रणनीति है। और उस रणनीति के तहत न केवल उन्होंने महाराष्ट्र में नितिन गडकरी से बात की होगी, बल्कि भोपाल मध्य प्रदेश में शिवराज जी से बात की होगी। बिना बात किए हुए ये फैसले। पर मेरा सवाल जो है रमेश शर्मा जी, वो थोड़ा दूसरा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनसे बात की होगी, उनकी सहमति ली होगी, उनसे राय ली होगी, उनके प्रस्ताव पर ऐसा हुआ होगा, सब बात मानी, पर महत्वपूर्ण राजनीति में जनता के बीच क्या संदेश गया वो है। ये बात कल तक किसी के जहन में नहीं थी कि शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए जाएंगे। ये बात किसी के मन में विचार के तौर पर भी नहीं थी कि केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा अब शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे। जो शख्स 18-19 साल का तकरीबन तजुर्बा मुख्यमंत्री के तौर पर रख लिया है, उस शख्स के संदर्भ में ऐसे व्यवहार की कल्पना जनसाधारण में नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता है कि चूक गई भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान संरक्षित करने में? ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता था अगर पहले इस विषय के संदर्भ में कोई बात इन नेताओं के द्वारा ही कह दी जाती। नितिन गडकरी अगर बोल दिए होते कि मैं अब संसदीय बोर्ड में नहीं रहना चाहता, शिवराज सिंह चौहान से कहलवा दिया गया होता कि अब मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ज्यादा गरिमापूर्ण हो सकता था। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी आपकी? हाँ, इसके संदर्भ में मेरी टिप्पणी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप वर्किंग देखेंगे तो वहाँ व्यक्ति कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर ऐसी टिप्पणियां नितिन गडकरी या शिवराज करते तो कहीं ना कहीं इनका कद बढ़ता और संगठन का कद नीचे होता। संगठन का निर्णय पहले आया, बाद में टिप्पणी आई, इससे संगठन ऊंचा होता है। संगठन का आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश में या गुजरात, महाराष्ट्र में भी देखें, मुख्यमंत्री रहे हैं कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर, लेकिन अगर संगठन ने कहा है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में दाखिल हुए हैं। यही नितिन अभी देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है। तो भाजपा की वर्किंग बहुत अलग है। और हिमांशु जी,
1 महीने पहले से ये बात तय लगभग तय हो रही थी कि संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा। जी। मीडिया में चर्चा में भी आ गया था। तो कुल मिलाकर के 1 महीने पहले से सब लोग जानते थे कि पुनर्गठन होना है और पुनर्गठन बिल्कुल नए सिरे से होगा। ठीक उसी प्रकार अगले लोकसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में जो टिकट की रणनीति बनेगी वो भी बिल्कुल नई रणनीति होगी। अगर लोगों को सूचना नहीं है और उसकी जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए रमेश जी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रमेश शर्मा जी का कहना है कि इस घोषणा से पार्टी का कद बढ़ा है, संगठन का कद बढ़ा है। लेकिन मेरा सवाल रमेश जी से यह था कि क्या इन नेताओं का कद घटा नहीं दिया गया? प्रेम कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए हिमांशु जी, पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ये बात कह रहे हैं हमारे रमेश शर्मा जी। लेकिन ये बात हम सही मानते हुए भी ये कहेंगे कि देखिए, जब येदियुरप्पा जी महत्वपूर्ण हो गए पार्टी में, जब मुख्यमंत्री नहीं रह सकते लेकिन इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए रहते, और सत्यनारायण जटिया जी जो कि लगभग हाशिए पर थे, उनको कोई पार्टी में व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण है जो उनको लाना चाहता है वहां, और उनकी मंशा के हिसाब से वो आ जाती। बात है कि रणनीति की बात अगर हम करें तो रण किनके खिलाफ है? क्या पार्टी के भीतर भी कोई रण है जिसके तहत नितिन गडकरी को हटा दिया जाता है या शिवराज सिंह की पारी को खत्म मान लिया जाता है सेंट्रल पॉलिटिक्स में? तो ये रण भी है। एक रण तो विपक्षी दलों का है, उनसे लड़ना है, सत्ता में आना है, और एक रण भीतर भी है कि एक वर्चस्व जो है लीडरशिप का कैसे बना रह सकेगा, वो उसकी झलक इसमें दिखती है। और आप कह रहे हैं तो ये लेकिन ये बात बीजेपी के भीतर नेताओं में बेचैनी पैदा करेगी, तब उसका महत्व होगा। बाहर अगर बेचैनी है तो उसका महत्व नहीं है, क्योंकि बीजेपी के भीतर अगर लोग महसूस करेंगे, अगर शिवराज सिंह चौहान महसूस करें कि उनका कद कम किया गया है, तब वो महत्वपूर्ण बात है। अगर नितिन गडकरी महसूस करें कि उनका कद कम किया गया है, अगर वो बोल ही नहीं सकते, अगर वो खामोशी रहना है उनको, तब फिर उनके साथ सही हो रहा है, फिर कोई गलत नहीं हो रहा है। फिर कोई गलत नहीं हो रहा है, ये कहना है। लेकिन मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, क्या आप इसको इस रूप में नहीं देख रहे हैं परिवर्तन को कि इस पार्टी में अनुशासन का महत्व है? पार्टी के फैसलों को अगर आप शिरोधार्य मानते हैं तो आप फिर मौका पा सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा, उनकी अनिच्छा के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ बगावत नहीं की। आज पार्टी की सर्वोच्च संस्था का सदस्य बनकर हमारे बीच में है। सर्बानंद सोनोवाल 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और जीत हासिल करने के बाद अचानक हटा दिए गए, केंद्र में ला दिए गए, पर उन्होंने कोई बगावत नहीं की, पार्टी के फैसले पर सवाल नहीं उठाए, और आज वो संसदीय बोर्ड के सदस्य बनकर हमारे बीच में। देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट तौर पे कह चुके थे कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनूंगा, पर पार्टी ने आदेश दिया आपको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना है। उन्होंने अपनी कही हुई बात से पीछे हटना स्वीकार किया, क्योंकि पार्टी का यह फैसला है। नतीजा वह आज संसदीय बोर्ड में है। क्या यह नहीं जताता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी अनुशासन का महत्व है, अनुशासन का पालन करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? और क्या कांग्रेस के लिए यह एक सबक नहीं है? देखिए, जो उदाहरण आपने रखे अनुशासन को सिद्ध करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि अनुशासनहीन बनकर अनुशासित होकर के हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम ऐसी जगह पे नहीं भी आते हैं, ज्यादातर के नहीं आते। होता क्या, रैंडमली मेरी मर्जी होगी कि किनको हम पुरस्कृत करेंगे, किनको हम जिम्मेदारी देंगे। अगर ये डेमोक्रेसी है, ये अगर अनुशासन को सम्मान देना है, तब निश्चित रूप से अनुशासन जो है वो सम्मान पा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी संगठन में, जीवंत लोकतांत्रिक संगठन में मौन रहना अनुशासन नहीं है, बल्कि सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलने का जज्बा रखना, हिम्मत रखना, ये अनुशासन है। तो प्रेम कुमार जी, आप कांग्रेस को रोल मॉडल बना देना चाहते हैं क्या? जैसे गुलाम नबी आजाद ने किया, आप क्या चाह रहे हैं ऐसे ही कुछ तमाशा भाजपा में भी देखने को मिले? बेचैन हो रहे हैं आप? क्या कमाल की बात है, इतने बड़े बड़े लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और सब स्वागत है स्वागत है स्वागत है की भाषा बोल रहे हैं। अचरज में है आप, क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल अचरज में इस रूप में हूँ
कि जी। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो पूर्व अध्यक्ष रहे, उनका डिसिप्लिन इस तरह से है, जो वो मैं देख रहा हूँ। अचरज तो है, और अचरज दूसरे तरफ कांग्रेस के जो तरफ से जो उदाहरण सामने आ रहे हैं, वो भी आश्चर्य का विषय है। ये दोनों ही आदर्श नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता लगातार कहते हैं सबसे पहले देश, फिर दल और सबसे आखिर में हम। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस संस्कार के साथ ही अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से लेकर वर्तमान स्वरूप तक तय की है। तो जब आप कहते ही रहे कि सबसे आखिरी में हम, तो स्वयं के संदर्भ में फैसले को लेकर आपत्ति जताएंगे कैसे? मैं आखिरी टिप्पणी के लिए खेमचंद जी के पास आना चाहता हूं और खेमचंद जी आपसे जानना चाहता हूं, इस फैसले को भाजपा का आम कार्यकर्ता किस रूप में देखता है? कई लोग बड़े परेशान हैं। वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर भी बाहर कर दिए गए। नितिन गडकरी बेहद काबिल हैं, असहमति का स्वर हैं, बाहर कर दिए गए। शिवराज सिंह चौहान कर्मठ हैं, मेहनती हैं, जुझारू हैं, जमीनी पकड़ रखने वाले हैं, फिर भी बाहर का रास्ता दिखा दिए गए। इसके बावजूद भी कहीं कोई बोलता नहीं है। ये बात बड़ी बेचैन करती है। ऐसा लगता है पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र मार दिया गया है। आखिरी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता होने के नाते। पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में मजबूत लोकतंत्र है, और पार्टी में हमारे यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं मानता कि बाहर कर दिया गया है या अंदर लाया गया है, किसी का कम किया गया है या बढ़ाया गया है। जिम्मेदारियां समय और काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। उसको हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं, और बिना जिम्मेदारी के भी हमारे कार्यकर्ता सतत लगातार कार्य करते रहते हैं। जब परिस्थिति बदलती है, दूसरे तरीके की होती है, तो उन कार्यकर्ताओं को उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, दूसरी तरीके की जिम्मेदारी मिलती है, लगातार मिलती है। हमारे यहाँ पे कोई बेचैनी नहीं है, सामूहिक निर्णय है। ये लग रहा है कि ये निर्णय अभी प्रॉम्प्टली आया है, लेकिन इस पे चर्चा पर चर्चा लंबे समय से हुई है, सबके बीच में होती है, मल्टीपल हमारे जो पदाधिकारी उनके साथ होती है, पुराने पदाधिकारियों के साथ भी होती है, जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ भी होती है, तब निर्णय लिया जाता है। ये निर्णय ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉम्प्टली आ गया, किसी को पता नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, ये एयर स्ट्राइक हो गई, किसी को पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग, मैं तो कहता हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र है। अगर कोई आज भारत में पार्टी है जहाँ पे लोकतंत्र जिंदा है या लोकतंत्र को प्रैक्टिस किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो वो भारतीय जनता पार्टी अभिभूत है हमारे खेमचंद जी अपनी पार्टी पे, लेकिन उनकी टिप्पणियों पर प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड मेरे पास में। जी प्रेम कुमार जी। बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी जो मुंह खोला था, और जब तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, मार्गदर्शक में नहीं गए, उन्होंने चिट्ठियां समय समय पर लिखी थी, तो उनका अंत किस तरीके से हुआ, यही वो डर है जो बाकी नेताओं को डराता है, और वो नहीं बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी का हष्ट जो है वो लोगों को डराता है, इसलिए कोई जना कुछ कहता नहीं है। प्रेम कुमार जी आकलन के साथ है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी असहमति सबसे मुखर रूप से तब व्यक्त की थी जब पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में प्रत्याशी बनाने जा रही थी। आडवाणी जी की वो असहमति किस कदर गलत थी, उसका उत्तर 2014 के चुनाव परिणाम में मिला, और वह उत्तर का सिलसिला अभी तक जारी है। तो फिर कार्यकर्ता कैसे मान लें कि असहमति जायज थी? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं, लिहाजा तय है कि पार्टी उनकी नीति, उनकी रीति पर चलकर अपने आप को भविष्य के संदर्भ में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। आज का यह परिवर्तन भी जाहिर करता है कि पार्टी ने कुछ नए लोगों के साथ आगे का सफर तय करने का फैसला किया है। कुछ पुराने लोगों को खारिज करके नए लोगों को लिया जाना, अर्थात परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसकी पुष्टि करता है। यह जानने में दिलचस्पी रहेगी कि 2024 का जनादेश इन परिवर्तनों को किस दृष्टि से देखता है। लेकिन आज की इस चर्चा के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस मुखर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी को समर्पित कहता है कि जमाना है कि गुजरा जा रहा है, जमाना है कि गुजरा जा रहा है, यह दरिया है कि बहता जा रहा है। जमाने पे हंसे कोई की रोए, जमाने पे हंसे कोई की रोए, जो होना है वो होता जा रहा है। जलील मानिकपुरी ने जो ये बात कही थी, ये कुल मिला के घटित होने के संदर्भ में है। तो कुल मिला के परिवर्तन और प्रवाह ये प्रकृति का नियम है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसका अपवाद नहीं है, वहां पर भी प्रवाहमान है नेतृत्व और परिवर्तनशील भी है।
तो कुल मिलाकर संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में कुछ नए चेहरों का आना, कुछ पुराने चेहरों का जाना, ये बताता है कि सत्ता में आने के बावजूद भी भाजपा जड़ नहीं हुई है। उसका जड़ ना होना ही क्या उसकी सबसे बड़ी ताकत है? इस बात पर विचार कीजिएगा और मुझको याद दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।